First of all, I would like to tell you about myself. So, my name is Abhinandan Jaideep, and I have secured All India rank 767 in UPSC CSE 2024. I've already given one mains and one interview before this attempt. So, I'm really thankful that you all got this time to listen to me about my journey. So, I think I should start now. So, as I told you, my name is Abhinandan Jaideep, and currently I'm working as assistant manager at Central Bank of India, and I have already given one mains. एंड या आई विल टॉक अबाउट प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा, प्रीलिम्स के बारे में भी बताऊंगा कि मेरे क्या क्या प्लस पॉइंट्स थे या मैंने क्या क्या सीखा अपनी जर्नी में, और या मेरी वीकनेस भी कि किस किस कारण से मुझे ऐसा लगा कि प्रीलिम्स किसी का भी रुक पाता है. तो मैं उन सब के बारे में चर्चा करूंगा. तो एक एक करके पॉइंट्स पर आते हैं. तो आप सबको जैसा कि पता है कि पहली जर्नी जो यूपीएससी की होती है वो प्रीलिम्स से स्टार्ट होती है, और काफ़ी लोगों के लिए प्रीलिम्स कुछ लोगों के लिए इजी भी होता है. वो इसीलिए उन्होंने एक पैटर्न समझ रखा है कि प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना होता है. बट एट द सेम टाइम काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनके लिए प्रीलिम्स ही सबसे बड़ा हर्डल होता है. तो प्रीलिम्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं. मैंने अभी तक 2 बार प्रीलिम्स क्लियर किए हुए हैं, और सीसेट भी मेरे दोनों बार क्लियर हुए हैं. तो अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में जैसे कि आपको पता है मेन सब्जेक्ट्स तो वही है: हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एज वेल एज साइंस एंड टेक. सो एक एक कर कर अगर सब्जेक्ट पर आते हैं तो हिस्ट्री पर अगर आते हैं तो आपको पता है कि हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स लाइक एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एज वेल एज आर्ट एंड कल्चर. सो व्हाट शुड यू फोकस ऑन? आपका फोकस किस पर होना चाहिए? जैसा कि हम देख पाते हैं अभी तक अगर हम पेपर एनालाइज कर पाए तो मॉडर्न हिस्ट्री में अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस और इवन 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से. सो सबसे मेजर चंक प्रीलिम्स का हिस्ट्री वाइज आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री होता है. उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री होता है, एंड देन मिडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर. अब काफ़ी लोगों को ऐसा, जैसे कि मैंने जब अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी, मैंने अपनी प्रिपरेशन 2020 से शुरू की थी, और उस टाइम सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैंने चूज़ किया था वो एक्चुअली में हिस्ट्री ही था. तो उस टाइम मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी आ रहा था, और मुझे लगा कि हिस्ट्री सिंस मेजर सब्जेक्ट एक होता है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का, तो मैंने हिस्ट्री से शुरुआत की थी. बट काफ़ी पढ़ने के बाद और नोट्स बनाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर इनफैक्ट तीनों मिलाकर अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन ही आते हैं प्रीलिम्स में, और इनका मेंस में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वेटेज होता है. आर्ट एंड कल्चर का कुछ वेटेज होता भी है, बट प्रीलिम्स के लिए एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री का कोई वेटेज नहीं होता है. तो मुझे जो एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली वो ये थी कि आपका ज़्यादा फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे होना चाहिए. आई नो हिस्ट्री, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना भी इक्वली बेनिफिशियल हो सकता है. आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आप उससे सॉल्व कर सकते हो, बट सबसे पहले चीज़ जो समझनी होगी वो ये है कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्ट्रांग होना चाहिए. मॉडर्न हिस्ट्री आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में काफ़ी हेल्पफुल करेगा. अब अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करते हैं तो इसके लिए कुछ चीज़ें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जैसे कि सोर्सेज क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, या फिर कैसे इस सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना चाहिए. तो सबसे पहले तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक बेसिक सोर्स है जो हर कोई फॉलो करता है, एंड दैट इज स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम इट्स लाइक सारे सिलेबस के सारे पॉइंट स्पेक्ट्रम में अच्छे से कवर्ड है. राजीव अहिर सर की बुक है वो, और वो काफ़ी अच्छी बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से. एंड आई थिंक अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में एक अच्छी पकड़ बनानी है तो आपको स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करना चाहिए. अब स्पेक्ट्रम भी सिंस एक बल्कि बुक है, अराउंड 600 to 700 पेजेस की बुक है. सो ऑब्वियसली वो पढ़ना भी एक आसान बात नहीं है. तो इसमें भी मैं आपको एडवाइस करूँगा ये बात कि आपको स्पेक्ट्रम में भी सारे चैप्टर्स के बजाय आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. जैसे कि सोशियो कल्चरल वाला पार्ट जो भी है, जिसमें अलग अलग जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने सोशल सोसाइटी वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए, आपको उसके बारे में पहले पता होना चाहिए. जैसे कि राजा राम मोहन रॉय जी हैं जिनके बारे में अभी भी हमारे प्रीलिम्स में सवाल आए हुए थे. उसी तरह आपको अलग अलग डिफरेंट जो भी
सोशल कल्चरल इश्यूज से जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ आपको दिखे, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। सेकेंडली, एट द सेम टाइम आपको डिफरेंट अलग-अलग ग्रुप्स जैसे कि ट्राइब्स हो गए या फिर डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स, इवन फार्मर और पेजेंट ग्रुप्स, आपको इनके जो भी स्ट्रगल पार्ट्स हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए भी एक डेडिकेटेड चैप्टर है स्पेक्ट्रम में, जो कि आपको अच्छे से पढ़ना होना चाहिए। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो rather than reading the book from cover to cover, I think you should start from around 1857. You should start from the struggle of 1857, and after that you can continue till the final chapter of independence. That is about near to partition chapter. And after independence, you can skip that part. As of now, you can skip that part. So that reduces your whole book to around 400 to 500 pages, and I think that much you have to do बिकॉज प्रीलिम्स में भी काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है और मेंस से भी क्वेश्चंस तो आते ही है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम यूज़ कर सकते हैं। अगर एंशियंट हिस्ट्री पर आते हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ सकते हो। अगर एंशियंट हिस्ट्री पर हम जाते हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए अगेन काफ़ी सारे सोर्सेज आपको मार्केट में मिल जाएंगे, बट मैंने भी काफ़ी एनालाइज किया है और मुझे मेरे अकॉर्डिंग 2-3 बुक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, जिनसे क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सबसे पहले तो आप ओल्ड एनसीईआरटी, आपकी एंशियंट हिस्ट्री और मीडिएवल हिस्ट्री दोनों के लिए जो ओल्ड एनसीईआरटी है, आप उसे पढ़ सकते हैं अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। वो बुक ज़्यादा बल्कि भी नहीं है, अराउंड 300 पेजेज़ है, एक बुक में अराउंड 300 पेजेज़ है, तो आप एक बार को पढ़ सकते हो। आप बेसिकली आपका फोकस इसमें होना चाहिए कि आप टाइमलाइंस और इम्पोर्टेंट इवेंट्स पे फोकस करो। आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा एम्पायर किस एम्पायर के बाद आया था, उस एम्पायर के मेजर जो भी रूलर्स थे वो कौन-कौन से थे, कौन-कौन सी फाइट्स हुई उस टाइम पे, और एट द सेम टाइम कुछ अगर आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड उन एम्परर्स ने कुछ किया है, तो आपको उस बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे इस बार भी चोला एम्पायर से क्वेश्चंस आए थे कि किस रूलर को, आई एम नॉट एबल टू करेक्टली रिकॉल द क्वेश्चन, बट चोला एम्पायर से आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो बेसिकली आपको एंशिएंट और मेडिएवल में टाइमलाइन, जो इम्पोर्टेंट रूलर्स है वो हो गए, जो इम्पोर्टेंट फाइट्स होती हैं लाइक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हो गया, या फिर आप अगर मेडिएवल में आओगे तो जो भी मुगल रूलर्स से रिलेटेड जो भी फाइट्स हुए, आपको वो सब पता होना चाहिए। और सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट, सारे एम्पायर्स या फिर एम्पायर्स के जो भी सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट्स हुए, आपको उस बारे में पता होना चाहिए। थर्ड थिंग, और मैं इस टोटल ओवरऑल हिस्ट्री के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका मैपिंग वाला पार्ट भी इसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको एक बार मैप में, जैसे कि मैं क्या करता था, अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर पोर्टुगीज़ एम्पायर आए थे, तो उन्होंने इंडिया में कहाँ-कहाँ पर अपने पोर्ट्स या फिर ट्रेडिंग पोस्ट्स अपने लगाए हुए थे। तो आप कोई भी एक ब्लैंक मैप ले लो, आप उसको डेडिकेटेड टू पोर्टुगीज़ एम्पायर, और आप उस पे अपने मैप पर मार्क कर दो कि हाँ, जैसे कि कालीकट में उनका अगर पोर्ट था तो आप वो मार्क कर दो, कोचीन में पोर्ट था, और साथ ही साथ आप अगर उसमें एक ईयर भी लिख लो कि हाँ, इस ईयर में उन्होंने वहाँ पर अपने पोर्ट्स या फिर ट्रेडिंग पोस्ट्स लगाए थे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि आपने भी क्वेश्चन देखा होगा प्रीलिम्स में कि जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि लाइक अर्ली 17th सेंचुरी में कहाँ-कहाँ पर यूरोपियन कंपनीज़ के कहाँ-कहाँ पर पोर्ट्स फिक्स थे। तो इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा, एक टाइमलाइन का भी आइडिया लग जाएगा और लोकेशन का भी आइडिया लग जाएगा, और सारी की सारी चीज़ें आपके एक मैप पर हो जाएँगी। पोर्टुगीज़ की आपकी सारी की सारी चीज़ें एक मैप पर हो जाएँगी। वैसे ही आप फ्रेंच के लिए भी कर लोगे और इंग्लिश एम्पायर के लिए भी कर लोगे। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि आपके जो भी नोट्स हैं, उसको आप जितना शॉर्टन कर पाओगे, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर पाओगे, और इवन प्रीलिम्स के टाइम भी आप क्वाइट ईज़िली यू कैन गो थ्रू दैट सिंगल मैप। इससे आपको काफ़ी सारे डेटाज़ भी मिल जाएँगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मिल जाएँगे। ऐसा आप एंशिएंट हिस्ट्री के लिए भी कर सकते हो, एक टाइमलाइन अंडरस्टैंड करने के लिए, मॉडर्न और मेडिएवल तीनों के लिए कर सकते हो। अब आर्ट एंड कल्चर की बात आती है। अब आर्ट एंड कल्चर एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आते हैं अराउंड
टू टू थ्री क्वेश्चंस आप मान लो कि प्रीलिम्स में आते हैं, बट इससे मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। मेंस में इससे अराउंड 25 टू 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर से, इवन कभी कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो ये एक सब्जेक्ट है जो कि आपको दोनों में एडवांटेज दे सकता है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में। तो आर्ट एंड कल्चर में आपकी पकड़ थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए भी अलग अलग सोर्सेस हैं, जैसे कि नितिन सिंघानिया सर की बुक है आर्ट एंड कल्चर की, और इवन क्लास 11th की एक एनसीईआरटी बुक है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड कल्चर। मेरे अकॉर्डिंग मैंने हमेशा उस एनसीईआरटी को ही फोकस किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि नितिन सिंघानिया सर की बुक ऑब्वियसली वो भी काफ़ी अच्छी बुक होगी, उन्होंने भी काफ़ी पॉइंट्स कवर किए हुए हैं, बट मुझे रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट एनसीईआरटी में ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि काफ़ी पतली सी बुक है, अराउंड 180 पेजेस की बुक है, और उससे आप काफ़ी अच्छे खासे कंटेंट आप उससे निकाल सकते हो। और सिंस प्रीलिम्स में इसका वेटेज भी काफ़ी कम रहता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो बुक आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड कल्चर क्लास 11 एनसीईआरटी। अब इसको अगर आपको देखना हो कि आप मेंस में कैसे इसको टैकल कर सकते हो, तो मेंस का तो एक वही तरीका होता है कि आपको हर टॉपिक के लिए एक 2-3 पेजेस के नोट्स होने चाहिए, जितने शॉर्टेन आप कर पाओ। अगर आपको टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बात हो रही है, तो आपको टेम्पल आर्किटेक्चर के डायग्राम्स भी आपके साथ होनी चाहिए, कि आप कैसे वो डायग्राम्स को बना रहे हो, शॉर्ट में शॉर्ट से शॉर्ट बना रहे हो, और हर डायग्राम के आपको लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए, जिससे कि आप तुरंत पेपर में उसे बना पाओ, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। खैर मेंस की बात तो हम मेंस सेक्शन में कर लेते हैं। अगर प्रीलिम्स के हिसाब से देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग क्लास 11 की एनसीईआरटी काफ़ी इनफ रहती है। अब ये हिस्ट्री की बात होगी। अगर हम ऐसे ही ज्योग्राफी पे आते हैं, तो ज्योग्राफी के लिए अगेन जो सोर्सेस मैंने फॉलो किए हैं पहले मैं वो बता देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग क्लास 11th की जो 2 एनसीईआरटीज़ है, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है और एक इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। ये दोनों बुक काफ़ी मस्ट है आपको पढ़ने के लिए। ये दोनों बुक से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिसेंट टाइम में भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अगर आपकी इनसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो जाती है, तो आई डोंट थिंक कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपसे रुकेंगे। आप काफ़ी ईजिली उनको टैकल कर पाओगे, क्योंकि इवन आप देखोगे तो सेम टू सेम लाइन्स पे पेपर्स में कॉपी हो रहे हैं, प्रीलिम्स में सेम टू सेम लाइन्स कॉपी हो रहे हैं, और अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो आप आराम से टैकल कर पाओगे फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। ऐसा ही इंडियन ज्योग्राफी, दोनों बुक काफ़ी पतली बुक है, 100 टू 120 पेजेस की बुक है, तो आप इनको ईजिली कवर कर सकते हो। आपको इन्हें कवर टू कवर पढ़ना है ऑब्वियसली, क्योंकि इनसे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आप निकाल पाओगे। अगर आप इसके अलावा और कोई सोर्स देखो जो मैंने फॉलो किया था, तो मैंने सुदर्शन गुर्जर सर की क्लासेस देखी हुई हैं। इवन मैं पहले अनअकैडमी का भी मैंने कोर्स लिया हुआ था, तो वहाँ भी मैंने उनका कोर्स किया हुआ है, और अभी रिसेंट टाइम में मैंने उनके यूट्यूब वीडियोस काफ़ी देखे हुए हैं, तो उनके कोर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, उनके वीडियो से मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। सो आई थिंक उनका कोर्स आप रेफर कर सकते हो। उन्होंने काफ़ी शॉर्ट में भी फिजिकल ज्योग्राफी एज वेल एज इंडियन ज्योग्राफी के लिए कंटेंट बनाया हुआ है, सो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा अगर आपको इससे थोड़ी ज़्यादा और पढ़ाई करनी है, तो जीसी लियोंग भी है, आपने सुना होगा शायद, ज्योग्राफी के लिए, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बुक है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, और काफ़ी टॉपर्स वो भी रेफर करते हैं, तो यू कैन गो थ्रू विद दैट ऑल्सो। अब जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो गए, पॉलिटी और इकोनॉमी, मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि दोनों मिलाकर अराउंड 35 क्वेश्चंस, पॉलिटी और इकोनॉमी मिलाकर 35 टू 36 क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीलिम्स में। सो आपको इन्हें कैसे कवर करना है? तो अगर पॉलिटी की बात करें, तो आपको भी पता है कि एक स्टैंडर्ड सोर्स है जो हर कोई फॉलो करता है, और मेरे अकॉर्डिंग भी वो सोर्स काफ़ी इनफ है, एंड ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट एम लक्ष्मीकांत सर की बुक। तो आप लक्ष्मीकांत जी की बुक रेफ़र कर सकते हो पॉलिटी के लिए। आपको फर्स्ट इंस्टेंस में लगेगा कि हाँ, काफ़ी बल्कि बुक है और ज़्यादा सिलेबस है या ज़्यादा टॉपिक्स हैं उसमें, बट आप अगर उसको पीवाईक्यू से जब रेफ़र करोगे, तो आप समझ पाओगे कि हर कुछ ज़रूरी नहीं है उसमें। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किन चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो जैसे-जैसे आप वो बुक पढ़ोगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जैसे पार्लियामेंट का चैप्टर है, पार्लियामेंट का चैप्टर आपको करना ही है। हर बार, हर साल उससे क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन नहीं, अराउंड 2-3 क्वेश्चन निकल जाते हैं। सिमिलरली आपको जुडिशरी का चैप्टर भी करना है, प्रेसिडेंट का चैप्टर,
इवन लोकल बॉडीज़, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाइक पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़, ये भी आपको करना होगा इस बार भी, या इवन लास्ट टू लास्ट ईयर भी म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत से क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीलिम्स में। तो आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जी की बुक रेफ़र कर सकते हो। इसमें मैं एक चीज़ आपको ये बोलूँगा कि आपको इसमें चैप्टर 1 से करने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी की सारी बुक आपको चैप्टर 1 से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रादर आप इसको एक प्रायोरिटी ऑर्डर में आप पढ़ सकते हो। जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड डीपीएसपी हो गया, पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट, उसमें भी गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। फिर लेजिस्लेचर वाला पार्ट भी आप रीड कर सकते हो। उसके अलावा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्वाइट इम्पॉर्टेंट, यूपीएससी हो गया एंड सम अदर लाइक कैग, ये सब भी आप देख सकते हो और आपको देख लेना चाहिए। बस आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इस ऑर्डर में जा सकते हो लाइक फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव जिसमें कि प्रेसिडेंट और गवर्नर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा लेजिस्लेचर में भी आप पीएम या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये सब पढ़ सकते हो, और फिर सम कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, और फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो अगर आप इस ऑर्डर में जाओगे तो आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर पता चल जाएगी और इवन इंटरेस्ट भी रहेगा। अगर आप चैप्टर 1 से आप पढ़ना शुरू करोगे तो मे बी आप बार-बार डाइवर्ट हो सकते हो, कि क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ही सिंस हिस्ट्री के साथ लिंकेज है, तो थोड़ा बल्की हो जाता है। तो आपको इस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब पॉलिटी में इसके अलावा आपको कुछ करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है पॉलिटी में इसके अलावा आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत है। इसको आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सप्लीमेंट कर सकते हो। अब अगर इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। इकोनॉमी से भी अराउंड 16 टू 17 क्वेश्चंस हर साल बनते हैं, और ये अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसमें अच्छी है तो आप क्वाइट ईजिली इकोनॉमी के 10 टू 12 क्वेश्चन तो बहुत ईजिली कर सकते हो। जैसे कि मनी सप्लाई हो गया, इन्फ्लेशन, ये या फिर इवन आपको फॉरेक्स वगैरह वाला पार्ट, फॉरेन जो भी आप फॉरेन ट्रेड्स वगैरह पढ़ोगे, ये सब पार्ट अगर आपके अच्छे होते हैं तो आप इजीली 10 टू 12 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और इसके अलावा कुछ स्कीम्स। तो अब मैंने इकोनॉमी के लिए क्या किया था, मेरा मेजर सोर्स इकोनॉमी के लिए हमेशा से मृणाल सर ही रहे हैं। मैंने मृणाल सर के लेक्चर्स काफ़ी होलिस्टिकली कवर किए हुए हैं, और इवन उनके हैंडआउट्स भी मैंने कवर किए हुए हैं। आई नो उनके हैंडआउट्स बल्कि लगते हैं, काफ़ी लोगों को लगता है सिंस वो 1000-1200 पेजेस की हैंडआउट्स है, तो हाँ, आपको लगेगा कि वो काफ़ी बल्कि हैंडआउट है। बट जब आप उसे पढ़ोगे तो आप ये भी देख पाओगे कि सब कुछ उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। काफ़ी चीज़ों का इवन हिंदी ट्रांसलेशन है, कुछ उन्होंने मीम्स भी उसमें यूज़ किए हुए हैं। सो आप जब उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ों को निकालने लगोगे तो काफ़ी ज़्यादा बल्कि नहीं है इकोनॉमी वाला पार्ट भी। तो मेरा सोच तो हमेशा से मृणाल सर का लेक्चर्स या मृणाल सर के हैंडआउट्स ही रहे हैं। तो आई थिंक आप यू कैन रेफर दैट। उसके अलावा आप अगेन पीवाईक्यूज़ रेफर कर सकते हो, और इकोनॉमी में आपको करंट अफेयर्स का पार्ट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमी में आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, लाइक आपका किस इंडिया का किस कंट्री से ट्रेड ज़्यादा अच्छा रहा है, या किस चीज़ में ट्रेड ज़्यादा अच्छा रहा है, ट्रेड डेफिसिट है या ट्रेड सरप्लस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी कैसा है, या फिर अगर कुछ नए एफटीएज वगैरह साइन हुए हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए इकोनॉमी के लिए। तो इकोनॉमी में आप मृणाल सर और करंट अफेयर्स, आप जो भी करंट अफेयर्स बुकलेट रेफर कर रहे हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये हो गया। अब अगर आते हैं इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के लिए। अब आप सिंस इन्वायरमेंट भी आजकल काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है प्रीलिम्स का, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं इन्वायरमेंट से भी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो देखो, मैंने तो इन्वायरमेंट के लिए शुरू में मैंने शंकर आईएएस की बुक पढ़ी हुई है इन्वायरमेंट के लिए, बट लेटर ऑन जो डिफरेंट सोर्सेज मैंने फॉलो किए, एक तो मैंने शिविन सर के कोर्स, शिविन सर का इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक, ये दोनों कोर्स मैंने रेफ़र किया था अपनी प्रीलिम्स प्रिपरेशन के टाइम पे। तो ज़्यादा लेक्चर्स इसमें भी नहीं है, आई गेस 12 टू 14 लेक्चर्स हैं दोनों, अलग अलग, दोनों में 12 और 14 लेक्चर्स अराउंड है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये रेफ़र कर सकते हो। बट इसके अलावा साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट में करंट अफेयर्स का पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आप इसमें है, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप एक्सटेंसिवली इंटरनेट का यूज़ करके भी ईज़िली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप जैसे कि अगर इन्वायरमेंट की बात करें,
तो मेजर तो आपको कुछ इन्वायरमेंटल लॉज के बारे में पता होना चाहिए, कुछ इन्वायरमेंटल कमिटीज़ या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो भी चल रही हैं, आपको मेजरली तो उनके बारे में पता होना चाहिए कि अभी क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और उसके अलावा कुछ सम बेसिक पार्ट्स यू कैन ऑल्सो लाइक लुक आफ्टर लाइक फूड वेव, फूड चेन और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी, पॉल्यूशन, वेस्टेज, ये सब चीज़ें भी आप रेफ़र कर सकते हो। तो ये सब आप ईज़िली, मुझे ऐसा लगता है कि आप इंटरनेट का यूज़ करके ईज़िली ये पार्ट कवर कर सकते हो। और बाकी जो भी है, आपको इसको एनवायरनमेंट को करंट अफेयर्स से रिलेट तो करना पड़ेगा, सप्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड द सेम गोज़ विथ साइंस एंड टेक ऑल्सो। साइंस एंड टेक में भी आप साइंस एंड टेक में थोड़ा करंट अफेयर्स का पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो एआई, एमएल, इवन इस बार भी ऐसा क्वेश्चन था। और बाकी जो कुछ भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सब कुछ के बारे में, इसमें आपको रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में तो काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। काफ़ी लोगों को ऐसा डाउट होता है कि हाँ, सिंस उनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो शुड दे इवन गो विथ इट, और या उन्हें वो स्किप कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग साइंस एंड टेक का पार्ट काफ़ी ईजी होता है और काफ़ी ईजिली टैकल किया जा सकता है। बस आप जो कुछ चीज़ों को फोकस रखो, लाइक जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, आप उन चीज़ों को फोकस रखो, और वो काफ़ी ईजिली आपको किसी भी मैगजीन से आप कवर कर सकते हो। साथ ही साथ ये इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक की कुछ टेलीग्राम चैनल्स भी हैं, जो कि आपको हर साल प्रेडिक्शंस देते हैं कि हाँ, ये टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर न्यूज़ में रहे हुए हैं। तो आप उन टॉपिक्स को भी एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आप काफ़ी हद तक ये सिलेबस कवर कर लोगे। सो मेरे अकॉर्डिंग इतना इनफ होता है साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट के लिए भी। अब इसके अलावा तो आजकल काफ़ी और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक स्पोर्ट्स वगैरह से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बट आई डोंट थिंक कि वो ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप सब कुछ कवर करके जाओ। स्पोर्ट्स से कभी क्वेश्चन आएगा, कभी नहीं आएगा, और आपको 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करने नहीं है। जितने भी 100 क्वेश्चन से आपका टारगेट होना चाहिए कि अराउंड 60 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट होने चाहिए। आप जितना भी, अगर आप पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आप 60 और 60 प्लस 60 टू 65 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो, तो आप इजीली कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो आप। कुछ क्वेश्चंस तो है जो कि हमें स्किप करना ही पड़ता है, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हो या फिर कुछ वेग रैंडम क्वेश्चंस हो, तो वो हमें स्किप करना ही पड़ता है। तो अब ये प्रीलिम्स पेपर 1 की बात होगी। अब अगर सीसैट पर आते हैं, तो आप सीसैट के लिए क्या कर सकते हो? मेरे अकॉर्डिंग सीसैट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो है कि पीवाईक्यू सॉल्विंग। आपको सीसैट में जितने भी अभी तक पेपर्स हुए हैं, उन सारे पीवाईक्यूज़ को आपको एक बार सॉल्व कर लेना चाहिए। चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट हो या फिर एनालिटिकल रीजनिंग की पार्ट हो या फिर क्वांट का पार्ट हो। वो आपको एक बार सारे पेपर्स अगर आप सॉल्व कर लोगे, तो आई डोंट थिंक कि सीसैट में आपको दिक्कत आएगी। सेकंड थिंग जो सीसैट में इम्पोर्टेंट होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट एक्चुअली ये भी होता है, और वो है क्वेश्चन सिलेक्शन। आपको किसी भी क्वेश्चन को ईगो लेकर नहीं चल रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चन ईजी लग रहा है बट मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ये तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ये तो सॉल्व हो जाना चाहिए था, बट ये सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक कि सीसेट में आपको क्वेश्चन सिलेक्शन काफ़ी अच्छे से आपको देखना चाहिए, और उसके लिए अगेन अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आप वो कर पाओगे। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये टॉपिक मेरे लिए स्ट्रांग है या फिर ये टॉपिक मेरे लिए वीक पड़ रहा है। तो आप सीसेट को ऐसे टैकल कर सकते हो। और कुछ चीज़ें जो मैं सीसेट के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। इवन आप इस साल का भी प्रीलिम्स का पेपर देख लोगे तो काफ़ी वेराइटीज़ है आंसर की इसमें, लाइक कॉम्प्रिहेंशन किसी के अकॉर्डिंग कुछ आंसर आ रहा है और किसी के अकॉर्डिंग कुछ आंसर आ रहा है। तो अगेन आपको इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए? काफ़ी लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्या कॉम्प्रिहेंशन पहले करना चाहिए या फिर रीजनिंग पहले करना चाहिए या फिर दोनों साथ के साथ करना चाहिए? मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँ तो मैं पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 ऐसे ही जाता था। इससे क्या होता था कि जब मैं कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहा हूँ, तो थोड़े टाइम के लिए मेरा माइंड रिलैक्स भी हो जाता था। सिंस मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं मैथ्स वगैरह अभी नहीं कर रहा हूँ, या मैं आंसर फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ पजल्स वगैरह की, तो मेरा माइंड एक बीच में मुझे एक ब्रेक मिलते रहता था कि हाँ, अभी मैं कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरा माइंड थोड़ी देर के लिए रिलैक्स रहता था। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे लिए ये चीज़ ही वर्क की, और मेरे हमेशा 100 प्लस मार्क्स आ जाते हैं सीसेट में। तो आप ये वर्क कर सकते हो। बट काफ़ी लोगों का ऐसा भी होता है कि वो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं। इससे क्या होता है कि 80 क्वेश्चंस में से अराउंड 30 क्वेश्चंस करके वो एक बार को रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ, इतना पार्ट उन्होंने पेपर का ख़त्म कर लिया है।
चाहे जितना भी फास्ट आप कर लो। और उसके बाद जो भी आपके 45 टू 50 क्वेश्चंस बचते हैं, आपको उसमें से कुछ इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करने होंगे कि हाँ, ये क्वेश्चंस मैं ज़्यादा इजीली कर सकता हूँ या उसमें मुझे टाइम नहीं लगेगा। तो आई थिंक वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो सीसेट को आप ऐसे टैकल कर सकते हो। बाकी अगर आपको सीसेट में कहीं और इश्यूज आ रहे हैं, तो आप कुछ यूट्यूब वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हो, जिससे कि आपको जो भी हेल्प आपको चाहिए होगी वो हेल्प मिल जाएगी। काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि फ्री में भी काफ़ी लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं सीसेट के लिए। बस अगर आपको सीसेट के कारण आपका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, रोज़ आपको करना चाहिए प्रैक्टिस। क्योंकि सीसेट एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रैक्टिस से ही क्लियर होगी। अगर आपका प्रैक्टिस है, अगर आप पजल्स या भी जो भी नंबर सीरीज़ है वो बार-बार सॉल्व कर पा रहे हो, तो वो ईज़िली हैंडल हो जाता है। तो ये ओवरऑल आई गेस प्रीलिम्स की मेरी मेजर में यही स्ट्रैटेजी रही है। हाँ, अगर करंट अफेयर्स की बात करें, तो देखो करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या रेफ़र किया, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने विजन की मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन्स जो है, मैंने वही रेफ़र किए अपने हर अटेम्प्ट में। इसके लिए मैं क्या करता था, अब एक मैगज़ीन आप देखो तो अराउंड 130 टू 140 पेजेज़ की होती है। अब सिंस हमेशा मेरा एक्चुअली मैगज़ीन्स के टाइम पे मेरा बैकलॉग हो ही जाता था, क्योंकि कभी मैं स्टैटिक पे फ़ोकस करता था, कभी मैं मेंस पे फ़ोकस करता था। बट अगर आप इस मोमेंट से, अगर आप मान लो कि 2026 के लिए भी अभी प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको मई मंथ से मैगज़ीन शुरू करना चाहिए। तो अभी आप क्या कर सकते हो उसके लिए? अभी जैसे कि मई मंथ का मैगज़ीन है, वो आपको अराउंड 20 जून के आसपास उनके वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है। आप क्या कर सकते हो, सिंस वो 130 टू 140 पेजेज़ का है, आपको उसे ऐसे डिवाइड करना चाहिए कि आपको हर दिन बस 5 पेजेज़ पढ़ने हैं मैगज़ीन के। अगर आप एक दिन में 5 पेजेज़ पढ़ रहे हो, तो 30 डेज़ में आराम से आपका मंथली मैगज़ीन एक खत्म हो जाता है। और आई थिंक 5 पेजेज़ पढ़ना और उस कंसेप्चुअल क्लैरिटी करना उससे काफ़ी ईज़ी टास्क है। इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा कि आप रोज़-रोज़ करंट अफ़ेयर्स फ़ॉलो कर रहे हो। आपका सिलेबस कवर होता रहेगा, आपको भी लगेगा कि हाँ, क्योंकि इसमें भी काफ़ी कुछ स्टैटिक नॉलेज आपको मिल ही जाती है। अगर आप मैगज़ीन्स फ़ॉलो कर रहे हो, तो काफ़ी स्टैटिक नॉलेज आपको यहाँ से भी मिल जाएँगी। तो आपका एक तरह से बेसिक एज़ वेल एज़ डायनामिक पार्ट दोनों कवर हो रहा है, और आप एक डिसिप्लिन में रह रहे हो कि आप सिलेबस कवर करते जा रहे हो। सो करंट अफ़ेयर्स के लिए मेरे अकॉर्डिंग तो ये ही करना चाहिए। इसके अलावा आप जैसे कि आप टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछ रहे हो प्रीलिम्स के लिए, तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। मैंने प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ जो लगाई, मेनली फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज़ मैंने फ़ॉलो की थी, और उनके क्वेश्चंस मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मेनली जो भी फोरम आईएएस के स्टिमुलेटर्स वाले क्वेश्चंस थे, सिमुलेटर्स वाले, वो ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस मुझे लगे थे। और उसके अलावा मैंने विज़न के अभ्यास के अलावा बाकी जो पेपर्स होते हैं, मैंने वो फ़ॉलो किए थे। तो फोरम आईएएस के सिमुलेटर्स और विज़न के टेस्ट्स आप लगा सकते हो। विज़न के सेक्शनल टेस्ट एक्चुअली मुझे ज़्यादा सही लगे थे, तो वो आप रेफ़र कर सकते हो। और फुल लेंथ टेस्ट के लिए आप फोरम आईएएस के टेस्ट रेफ़र कर सकते हो। इसके अलावा बीच-बीच में कभी डाइवर्सिटी के लिए आप नेक्स्ट आईएएस या फिर देयर इज़ वन इंस्टीट्यूट दैट्स एसपीआईपीए, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स फुल नेम, बट उसके पेपर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो बीच-बीच में आप सिंस आपके पेपर्स डाइवर्स होने चाहिए, आपको हर वे में प्रिपेयर होना चाहिए, तो आप इसके पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने मेनली तो यही पेपर्स सॉल्व किए, और सीसेट के लिए मेनली मैंने पीवाईक्यूज़ ही सॉल्व किए। सो आई थिंक प्रीलिम्स के लिए इतना काफ़ी होना चाहिए। अब हम एक बार मेंस के बारे में बताते हैं, मेंस पर आते हैं। अच्छा, एक बार ये भी बात कर लेते हैं कि लाइक काफ़ी लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि कौन-सा सोर्स ज़्यादा बेटर होगा, या रिवाइज़ कैसे करना चाहिए, और कैसे चीज़ें याद रहेंगी। तो उसके लिए मैं एक बार बताना चाहूँगा, मैंने प्रीलिम्स के लिए क्या किया था, मैंने एक एक्सेल शीट बनाई थी, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स थे, और मैंने हर सब्जेक्ट के आगे मैंने ये भी लिखा था कि मैं कौन-कौन से सोर्सेज़ इसके लिए फ़ॉलो करने वाला हूँ। तो एक शीट में जैसे कि मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, जैसे मैंने इस टाइप की एक शीट बनाई हुई थी, शायद आप देख पा रहे होंगे, और इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स हैं, और मैंने लाइक फर्स्ट रीडिंग एज वेल एज रिवीजन के हिसाब से भी लिखा हुआ था। जैसे इकोनॉमी के लिए मैंने लिखा है, सोर्स भी मैंने मृणाल सर के नोट्स फॉलो किए, और रिवीजन भी मृणाल सर के नोट्स फॉलो किए,
और इवन टेस्ट भी मैंने लिखे हुए हैं कि कौन कौन से टेस्ट मुझे देने हैं और कितने टेस्ट देने हैं। ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आप अगर देख लो तो आर्ट एंड जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए देख लो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने शिवन सर के लेक्चर्स फॉलो किए, तो मैंने पहले बार उनके लेक्चर्स देखे। उसके बाद सेकंड रीडिंग में मैंने उनके नोट्स कर लिए, और थर्ड और फोर्थ रीडिंग में मैंने एनसीईआरटी क्लास 12 की बायोलॉजी की बुक, उसके सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं कुछ जैसे बायोटेक्नोलॉजी और ह्यूमन डिजीजेस, मैंने वो फॉलो कर लिया। तो इससे क्या होता है कि आपका जो एक फोमो होता है कि हाँ मार्केट में कुछ नया मटेरियल भी आया हुआ है, तो शुड आई बी रीडिंग दैट और शुड आई टेक सम न्यू कोर्सेज फॉर जस्ट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको वो फोमो खत्म हो जाएगा। ये चीज़ आपको प्रिपरेशन के स्टार्ट में ही करनी होगी कि मेरे पास अभी इतने मंथ्स हैं और मुझे इतने मंथ्स में सिंस सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है और एक अप्रोप्रिएट टाइम देना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ मैं इतने सोर्सेज के अलावा कुछ भी फॉलो नहीं करूँगा। अगर मैं ज्योग्राफी फॉलो कर रहा हूँ तो क्लास 11th और क्लास 11th की दोनों ज्योग्राफी के बुक के अलावा मैं कुछ भी फॉलो नहीं करूँगा। और अगर मैं ये देख पा रहा हूँ कि हाँ मेरे पास ज़्यादा टाइम है अभी, तो ठीक है मैं जीसी लॉन्ग बेस में ऐड कर लूँगा, बट इससे ज़्यादा मैं कहीं नहीं जाऊँगा। चाहे मार्केट में कोई भी नई बुकलेट आई हुई हो, चाहे कोई भी नया लेक्चर सीरीज आया हुआ हो, आई थिंक अगर आप एक ये शीट प्रिपेयर कर लेते हो जिसमें आपके सारे सोर्सेज मेंशन्ड है, सारे टेस्ट मेंशन्ड है कि आपको इतना कर लेना है, तो इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें भी कुछ होता है कि जो बेयर मिनिमम, जैसे इतना तो आपको कर ही लेना है। जैसे लक्ष्मीकांत जी की बुक आपको एक बार पढ़ ही लेनी है और एक बार तो मिनिमम उसका रिवाइज कर ही लेना है, तो वो बेयर मिनिमम हो गया। अब उसके अलावा अगर आपको टाइम परमिट कर रहा है तो थर्ड रीडिंग के लिए आप उससे कुछ शॉर्ट नोट्स देख सकते हो। लाइक सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का अगर आप देखोगे तो भले उसके अलग-अलग चैप्टर्स के 2-2 पेजेज़ या 4-4 पेजेज़ के नोट्स हैं, आप उस सारे चैप्टर्स को 2 से 3 पेजेज़ में ईज़िली आप कवर कर सकते हो। तो एक कंसाइज़ नोट आप बना सकते हो उसके लिए। तो आपको जब आपके सोर्सेज़ पता होंगे कि हाँ, आपको ये सोर्सेज़ फ़ॉलो करने हैं, तो प्रिपरेशन फिर काफ़ी ईज़ी हो जाती है और आपका फोमो एक बार को ख़त्म हो जाता है कि हाँ, मुझे इससे ज़्यादा नहीं जाना और टाइम भी आपका काफ़ी वेस्ट नहीं होता है। तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी आप फ़ॉलो कर सकते हो। इससे आपका रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा और मेन बेसिक सोर्स आपके फ़ॉलो हो जाएँगे। अब एक बार मेंस के लिए भी बात कर लेते हैं कि मेंस के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। अब मेंस में जैसे कि जीएस 1 वाला पार्ट है। जीएस 1 में आपको अगेन आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है, सोसाइटी आ जाती है। इसके अलावा जो लेस इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जैसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री और या फिर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने ये सब के लिए क्या-क्या किया था। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए तो जैसे मैंने प्रतीक नायक सर की लेक्चर्स मैंने देखे थे। एक्चुअली प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो उनके लिए वो मेंस कोर्सेज़ अवेलेबल कराते हैं अनअकैडमी वाले। तो आप उस पे प्रतीक नायक सर के लेक्चर्स देख सकते हो जिसमें कि वो उनके अकॉर्डिंग क्या-क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, वो एक बार को सारा डिस्कस करते हैं। तो एक बार को आप प्रतीक नायक सर के कोर्स आप फॉलो कर सकते हो आर्ट एंड कल्चर के लिए। और ऑलरेडी सिंस आपने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है तो काफ़ी आपकी बेसिक्स तो आपके क्लियर होने चाहिए तब तक। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगेन आपको वापस से स्पेक्ट्रम ही पढ़नी है, बस इस बार आपका जो भी लर्निंग स्टाइल होगा वो एनालिटिकल होना चाहिए कि हाँ, आप किसी चीज़ को कैसे एनालाइज कर पा रहे हो। लाइक गांधी जी का या फिर नेहरू जी का जो भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स रहा है उसके पीछे उसके क्या पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स हैं, या किस सिचुएशन में उन्होंने वो मूवमेंट कैरी फॉरवर्ड किया था, या किस कारण से वो डाई डाउन हो गया मूवमेंट। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि हाँ आप एनालाइज कर पाओ हर मूवमेंट को, या फिर उस टाइम पीरियड के जो भी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल हैं उस पर हर एक छोटा इवेंट क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। चाहे वो कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, लाइक 1857 का रिवॉल्ट हो गया, या फिर जालियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, ये इस इवेंट का हर छोटे-छोटे सेक्शन पे, चाहे वो वीमेन हो, चाहे वो ट्राइबल्स हो, चाहे वो डिफरेंट कास्ट ग्रुप हो, रिलीजन ग्रुप हो, मिडिल क्लास हो और रिवॉल्यूशनरीज़ हो, या फिर आपको मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो भी हो, आपको हर सेक्शन के लिए पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स ये सब आपको पता होना चाहिए, सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स के। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप ऐसे कवर कर सकते हो। थर्ड ज्योग्राफी आता है। ज्योग्राफी अगेन एनसीईआरटी काफ़ी एनफ है इसके लिए, बट इसमें आपको ये भी करना है कि आपको सिलेबस के कुछ पॉइंटर्स हैं, लाइक इम्पोर्टेंट फिनोमिनन्स लाइक अर्थक्वेक, जो भी आपको डिजास्टर्स वगैरह होते हैं, अर्थक्वेक, सुनामीज, ये सब आपको नेट से सर्च करके छोटे-छोटे इसके पॉइंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। 1 शीट में या 2 शीट में आपका ये पार्ट भी कवर होना चाहिए।
तो जियोग्राफी आप ऐसे रेफर कर सकते हो। इसके अलावा अगेन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप कोई भी एक कोचिंग का कोई भी एक मटेरियल आप एक बार को देख लो। इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए, लाइक रबर और भी जो भी मटेरियल, लाइक अभी क्या क्रिटिकल मिनरल्स या फिर रेयर अर्थ मिनरल्स, इसके बारे में आपको पता हो, आप इसके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप इसको थोड़ा आप शॉर्ट कर सकते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सारे रिसोर्सेज हर पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना ईजी नहीं होता है, तो ये आप कर सकते हो। अब फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस पर आते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए मैंने विजन आईएएस का एक मटेरियल था जीएस1 का, उसमें अराउंड 47 टू 48 पेजेस का वो बुक था, जिसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पोस्ट इंडिपेंडेंस कवर था, तो वो आप कर सकते हो। और इवन आप भी जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत ज़्यादा मेजर इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं जो कि प्रीलिम्स पॉइंट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, तो आप वो देख सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अगेन आप कोई एक सोर्स फॉलो कर सकते हो। मैंने एक दो सोर्सेज लाइक यूट्यूब पे किसी का चैनल था, मुझे अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है, मैंने यूट्यूब से 4-5 लेक्चर का एक सीरीज था, वो मैंने देखा हुआ था और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी, तो आप वो देख सकते हो। इवन प्रतीक नायक सर का भी कोर्स है यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। इससे वही है कि इसमें 2 या 3 साल में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपका आपका प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से होना चाहिए कि आप इसको कम टाइम दो। जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक सोसाइटी का पार्ट, सोसाइटी का पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अराउंड 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं सोसाइटी के लिए, तो ये आपका ज़्यादा अच्छे से कवर होना चाहिए। अगेन सोसाइटी में आपको क्या करना है, आपको एक बार एनालाइज करना होगा कि अभी क्या क्या मेजर सोशल इश्यूज हो रहे हैं। लाइक कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, या फिर आप ये भी देखोगे द टाइम पोवर्टी का भी बहुत इशू रहता है, दैट वीमेन सिंस वो हाउस होल्ड वर्क्स में ज़्यादा टाइम दे रही हैं, तो इन कारण से उनके लिए खुद के लिए या अलग जॉब्स परस्यू करने के लिए उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो आप ये सब इंसिडेंट्स जो आपको लगता है कि हाँ ये सोशल इश्यूज अभी है करेंट में, इवन आप और भी कुछ देख लो तो लाइक ड्रग अब्यूज़ प्रॉब्लम भी आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। रिसेंट में एक मुझे ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है कि अभी सिंस कैपिटल मार्केट्स कैपिटल मार्केट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे और एक शिफ्ट देखा जा रहा है कि हाँ इंडियंस में भी अब कैपिटल मार्केट की तरफ एक मूव फॉरवर्ड हो रहा है, तो आपको ये इसका भी प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप कैपिटल मार्केट्स भी एक बार देख सकते हो। आपको पहले तो ये सारे मेजर टॉपिक्स बनाने हैं कि हाँ ये टॉपिक्स मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है सोशल इश्यूज़ में। फिर आपको हर टॉपिक का अगेन आपको एक स्टेक होल्डर अप्रोच देखना होगा कि वर्क फ्रॉम होम अगर मैं उठाता हूँ तो उससे किस किस पर इम्पैक्ट पड़ता है, एक फैमिली स्ट्रक्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कंपनी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सोशल बॉन्ड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वर्क फ्रॉम होम में स्कूल्स देखा जाए तो चिल्ड्रन के एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है या उनके सोशलाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको हर टॉपिक को अलग अलग स्टेक होल्डर्स के हिसाब से आपका एक शॉर्ट में नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए, जिससे कि आपको कभी भी कोई, क्योंकि मेंस में यही होता है, आप अपने टॉपिक को जितना वाइड एक एप्लीकेशन दोगे ज़्यादा चांसेस है कि मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। अगर आपका टॉपिक वर्क फ्रॉम होम है और आप केवल एक कंपनी और एक एम्प्लॉय के हिसाब से आप आंसर दे रहे हो तो चांसेस हैं कि आपके मार्क्स ज़्यादा नहीं होंगे। बट अगर आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स वहाँ ला रहे हो, लाइक फैमिली बॉन्ड्स और सोशलाइजेशन बॉन्ड्स, सब घर पर रह रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फैमिली स्ट्रक्चर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, इवन मैरिटल, काफ़ी देखा गया कि मैरिटल इश्यूज़ भी बहुत आए हैं, तो ये सब आपका पता हो, आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी में आप इस वे में जा सकते हो। कम्युनलिज्म आप उठा लो, कम्युनलिज्म से आप अभी वो भी काफ़ी मेजर इशू रहा है रिसेंट टाइम में, तो उसका भी आप अगेन इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, सारे कल्चरल और सोशल कौन कौन से बॉन्ड्स हैं जो अफेक्टेड हो रहे हैं इससे, ये सब आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो आई थिंक मेजर मेजर आप GS1 ऐसे कवर कर सकते हो। GS2 की बात करें तो GS2 के लिए सबसे पहले तो मैं GS2 में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इसमें पॉलिटी आता है, गवर्नेंस आता है और सोशल इश्यूज आते हैं इसमें, और फिर IR का पार्ट आता है। अब मैंने ये कैसे कवर किया था, तो GS2 के लिए मैंने एक तो विपिन सर की GS2 और GS3 की क्लासेस रहती हैं,
तो वो करंट अफेयर्स की क्लासेस आप यूज़ कर सकते हो, वो मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगी। वो टॉपिक वाइज़ जो भी टॉपिक्स या थीम वाइज़ पढ़ाते हैं, जैसे कि अगर सोशल इश्यूज़ वो पढ़ा रहे हैं तो वो एजुकेशन से लेकर पॉवर्टी हर कुछ वो कवर कराते हैं, और उनका एक-एक पेज का हैंडआउट रहता है जो कि काफ़ी ईज़ी रहता है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने दीपेन सर का कोर्स फॉलो किया था जीएस 2 के लिए। इसके अलावा मैंने आतिश माथुर सर का पार्ट मैंने पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए काफ़ी अच्छे से कवर किया था, और उनका जो भी टीचिंग स्टाइल था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट को पीवाईक्यू और थीम वाइज कि कौन-कौन से थीम्स हैं जो कि पहले रिपीट हो चुके हैं और वापस इस बार चांसेस है कि वो वापस रिपीट हो सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी सर की। उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रिडिक्ट भी किया था, और इवन पेपर में भी वो रिफ्लेक्ट हुआ था कि हाँ, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, और पेपर में वो क्वेश्चंस भी आए थे। तो आतिश माथुर सर और विपिन सर का कोर्स मैंने जीएस 2 के लिए रेफ़र किया था, और मुझे काफ़ी हेल्प भी मिली थी इससे। इसके अलावा आप अब जीएस 3 की अगर बात करें, जीएस 3 में अगेन आपको इकोनॉमी आ जाता है, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर और इंटरनल सिक्योरिटी, और एक और पार्ट आता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का। ये 6 पार्ट में आप देखोगे तो पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। अगेन इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर का ही कोर्स लिया, और मैंने इकोनॉमी के लिए कभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था, क्योंकि मुझे मृणाल सर का कोर्स काफ़ी सूट कर रहा था। तो मैंने इकोनॉमी के लिए मृणाल सर का कोर्स रेफ़र किया था। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैंने शिविन सर का जीएस 3 का क्लास लिया हुआ था। आपको सारथी आईएएस में वो पढ़ाते हैं, तो उनका कोर्स मैंने जीएस 3 के लिए लिया था। अगेन वो कोर्स अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, मुझे हेल्प भी हुई, उनका टीचिंग स्टाइल भी काफ़ी सही लगा मुझे। तो जीएस 3 के लिए आप वो रेफ़र कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ और इसमें मेजरली तो मुझे ये पॉइंट्स दिखते हैं कि हाँ, आप ये जीएस 3 के लिए कर सकते हो। अब एक बार जीएस 4 की भी बात कर लेते हैं, फिर मैं छोटे-छोटे पॉइंटर्स पे वापस आऊँगा। जीएस 4 के लिए मैंने एक ही सोर्स रेफ़र किया था, फोरम की रेड बुक आती है, तो वो मुझे सही लगी थी, काफ़ी सही बुक थी, ज़्यादा बड़ी बुक भी नहीं थी, और इट वाज़न्ट बीटिंग अराउंड द बुशेस, सिंपल लैंग्वेज था, और जो इम्पोर्टेंट था वही सब बताया गया था। सारे टॉपिक्स कवर थे और टॉपिक वाइज़ कवर थे, तो आपको एक बार फ़ील हो जाता है कि हाँ, आपका सारा सिलेबस कवर हो रहा है। तो जीएस 4 के लिए मैंने वो रेफ़र किया था। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इसके अलावा भी आप कुछ और सोर्सेज़ रेफ़र कर सकते हो, और उसके लिए आपको ऐसा करना चाहिए कि सिंस सोर्स आप इसके अलावा और कोई रेफ़र ना करने के बजाय आप न्यूज़पेपर्स या फिर ऐसे एनेक्डोट्स और एग्ज़ाम्पल्स उठाओ, कुछ सिविल सर्वेंट्स के या किसी और के भी, जो कि आप पेपर में यूज़ कर पाओ। क्योंकि जीएस 4 एक पेपर है जो कि आपको बहुत अपॉर्च्युनिटी देता है, जहाँ आप क्रिएटिव हो सकते हो, जहाँ आप दूसरों से डिफरेंट कर सकते हो। क्योंकि जीएस 1 और 3 में तो सब कुछ सिलेबस फिक्स है, सबके लिए सिलेबस फिक्स है। आप एआई के बारे में ऑलमोस्ट सब कोई वही लिखेंगे, एआई का कहाँ-कहाँ एप्लीकेशन है, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। बट जब एथिक्स पेपर की बात आती है तो यहाँ आपको काफ़ी चांस मिलता है आपको अपना नॉलेज या फिर अपने वैल्यूज़ शोकेस करने के लिए। तो आई थिंक यहाँ पर आपको क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव इन द सेंस कि आपको कुछ अच्छे केस स्टडीज़ या फिर कुछ सिविल सर्वेंट्स हैं उनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। आप इवन फिलोसोफर्स या फिर फ्रीडम मूवमेंट से जो भी पर्सनालिटीज़ इन्वॉल्व रही, उनके आप कोट्स या उनकी आप थिंकिंग्स यूज़ कर सकते हो, और वो इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालता है। सेकंड थिंग कि इसमें आपका आंसर, मुझे ऐसा लगता है कि आपका आंसर जितना जेनेरिक, जितना नॉर्मल रहेगा, ईज़ी टू अंडरस्टैंड रहेगा, वो आपको ज़्यादा मार्क्स फेच करता है। आपको अपने आंसर्स फैंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंपल आंसर लिखो, अच्छा आंसर लिखो, डिसेंट ईज़ी टू अंडरस्टैंड आंसर हो, तो वो ज़्यादा मार्क्स फेच करेगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग यही रही है एथिक्स के लिए। तो ये 4 जीएस पेपर हो गए। अब जैसे कि कुछ और सवाल हैं, जैसे आंसर राइटिंग की बात अगर करते हैं, तो आंसर राइटिंग के लिए मैं वही बोलना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग तो आपको डेली करना चाहिए। अब शुरू-शुरू में सबको लगता है, हमें भी लगता है कि हाँ, अभी हमारी प्रिपरेशन नहीं है, अभी आंसर राइटिंग क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन है, हम सोच भी नहीं पा रहे हैं, लाइक एक आंसर लिखने में ही कभी-कभी 20 मिनट भी लग जाते हैं, 25 मिनट भी लग जाते हैं, और फिर भी वो आंसर अप टू द मार्क नहीं होता है। और फिर वो किस स्टेज से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, ये सब काफ़ी डाउट्स रहते हैं, तो एक बार मैं वो भी क्लियर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप जिस लेवल पर हो, आंसर भी उसी लेवल का रहेगा, एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन। अगर आपको शुरू में आंसर लिखने में 20 से 25 मिनट लग रहे हैं, या फिर आपका आंसर काफ़ी जेनेरिक जा रहा है,
डेटा नहीं है, फैक्ट नहीं है, वो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल बात है वो, क्योंकि अभी आपकी प्रिपरेशन एक, अभी आप वो टॉपिक पढ़ रहे हो, अभी आप उसके बारे में समझ रहे हो, जब तक कि आपको ये ना पता चले कि हाँ उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकता है, आपको रिपोर्ट्स पता होना चाहिए, कुछ कुछ डेटा पता होना चाहिए कि हाँ पॉल्यूशन से रिलेटेड क्या क्या डेटा है, या फिर अभी क्या क्या रिपोर्ट्स आए हैं। आप आपको COP29 के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब पता नहीं है तो ऑब्वियसली आपका जो भी पॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा नॉर्मल पॉइंट्स के थ्रू ही, पॉइंट्स में ही जाएगा कि हाँ पॉल्यूशन क्या होता है या क्या इम्पैक्ट करता है सोसाइटी को, क्या इम्पैक्ट करता है, ऐसा होगा। बट जब आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी तो आप उस चीज़ों का आंसर में डाल पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई हार्म नहीं है अगर आप आंसर राइटिंग शुरू से थोड़ा स्टार्ट कर दो। आप डेली एक आंसर या फिर वीकली 5 से 6 आंसर लिखो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सैटरडे संडे को 4-5 आंसर्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस काफ़ी खोजता है। आपको वहाँ पर एक क्वेश्चन 10 मार्कर आपको 7 टू 8 मिनट्स में सॉल्व हो जाने चाहिए, और एक 15 मार्कर क्वेश्चन आपको 10 टू 11 मिनट्स में सॉल्व हो जाने चाहिए। तो इसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग स्पीड ये सब होना चाहिए। तो आप स्टार्टिंग में ऐसा कर सकते हो, आंसर राइटिंग के लिए आप कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो और उस पे आप बस ब्रेनस्टॉर्म करने बैठ जाओ। जैसे कोई भी आप एक क्वेश्चन उठाए और आप उस क्वेश्चन को देखो, एक ब्लैंक शीट उठाओ और उसमें बस पॉइंट वाइज लिखो कि हाँ इसमें क्या-क्या आंसर्स, इसमें क्या-क्या मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि अगर आप एआई के बारे में ही, अगर मान लो कि एआई से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, तो आप क्या-क्या आंसर लिख सकते हो इसमें। ऑब्वियसली इनिशियल फेज़ में आपको लगेगा कि हाँ एआई के लिए मुझे क्या लिखना है, तो मैं एआई का डेफिनेशन लिख दूँगा। सेकंड में एआई का पॉजिटिव्स लिख दूँगा, एआई का नेगेटिव्स लिख दूँगा, और लास्ट में मैं कुछ कंक्लूड कर दूँगा एआई के लिए। तो ठीक है, ये एक बेसिक अप्रोच हो गया, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, बट आपको अपने आंसर राइटिंग को विथ टाइम एनरिच भी करना पड़ेगा। अगर मैं फिर थोड़ा शायद 1-2 रीडिंग के बाद अगर मैं वापस एआई का आंसर लिखने बैठूँ, तो मैं एआई को कैसे स्टार्ट करूँगा? मैं एआई को स्टार्ट करूँगा कि हाँ, करेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी काफ़ी फ़ोकस रहा है कि हाँ, एआई से भी हम कैसे अपने सोसाइटी को या इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो शायद मेरा इंट्रोडक्शन पहले वैसे जाएगा, तो इससे ये दिखाएगा कि हाँ, आपको करंट का भी नॉलेज अच्छे से पता है। फिर आप 1 या 2 लाइन में एआई को समराइज़ कर सकते हो कि हाँ, एआई का डेफिनिशन या फिर एआई बेसिकली होता क्या है। थर्ड में आपको या तो आप पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच से जा सकते हो कि एआई से अभी क्या पॉजिटिव्स हैं या क्या नेगेटिव्स हैं। इसके अलावा आप स्टेक होल्डर अप्रोच से भी जा सकते हो कि एआई से किस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप एक बार एग्रीकल्चर उठा लो, आप एग्रीकल्चर के बारे में लिख रहे हो, तो नहीं, आप ये वहाँ ये कर सकते हो, आप टेबल बना लिए, वहाँ प्रोज और कॉन्स का टेबल बना लिया, दोनों में 2-2 पॉइंट लिख दिए, थोड़े से पार्ट में वो पार्ट कवर हो गया। ऐसे ही आपने मेडिकल के लिए, मेडिकल में एआई का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, एजुकेशन में क्या हो सकता है, आप प्रोज एंड कॉन्स स्टेक होल्डर वाइज आप यहाँ पर जा रहे हो, तो आपका आंसर एक स्ट्रक्चर्ड लगेगा कि आपने सारे स्टेक होल्डर को भी कवर कर लिया और सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को भी कवर कर लिया। तो इससे ये होगा कि आपका आंसर काफ़ी एनरिचिंग लगेगा। उसके बाद आप 2 लाइन में और फिर एआई के बारे में कुछ समराइज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी रिसेंट में क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं एआई के लिए, तो उससे भी आपका आपको रहेगा कि हाँ, आपको रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में भी पता है कि रिसेंट क्या-क्या चल रहा है। और लास्ट में फिर आप कंक्लूड कर सकते हो, आप किसी भी वे में कंक्लूड कर सकते हो। आप एसडीजी से कुछ कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ, इकोनॉमिक वेल-बीइंग एंड ग्रोथ के लिए एआई का इम्पोर्टेंस है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए एआई का एक बड़ा रोल हो सकता है, या इवन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए एआई का बड़ा रोल हो सकता है। या फिर थर्ड वे में आप जा सकते हो कि सिंस इंडिया अभी भी सर्विस इकोनॉमी में काफ़ी आगे जा रहा है, तो एआई इस वे में आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो आई थिंक एक आंसर राइटिंग का ये एक अप्रोच होगा जो कि आपको इनिशियल नहीं पता होगा, बट धीरे-धीरे आपको अपने आंसर्स को रिफाइन करना पड़ेगा। आप जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगोगे तो पहले आपको पॉइंट्स पता चलेंगे और बाद में फिर आप उसको एक आंसर में कैसे कैसे आप आंसर में डालोगे, वो आप वैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो आंसर राइटिंग का ये एक बेसिक वे होता है। अब आंसर राइटिंग में और आप कैसे उसको एक बेटर आंसर बना सकते हो एक नॉर्मल आंसर से। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी होती हैं। लाइक सबसे पहले तो आपको रिपोर्ट्स पता होना चाहिए, क्या-क्या रिपोर्ट्स हैं। जैसे कि अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी की ही बात करो, तो इसमें टेररिज्म रिलेटेड क्या रिपोर्ट्स हैं, या फिर मिशन समाधान है, आपको नक्सलाइट मूवमेंट को टैकल करने के लिए वो क्या होता है।
तो ऐसे-ऐसे रिपोर्ट्स आपको पता होना चाहिए, एनवायरनमेंट के लिए क्या रिपोर्ट्स हैं या एग्रीकल्चर के लिए अभी एमएसपी की बात चल रही है, तो एमएसपी के लिए क्या-क्या रिपोर्ट्स हैं। सेकंड थिंग आपको डेटा के बारे में पता होना चाहिए। डेटा में आपको कैसे जाना होगा, जैसे कि आप डेटा को अलग-अलग वे में आप पाई चार्ट का यूज़ कर सकते। एक होता है कि डेटा आपने लिख दिया कि हाँ, इंडिया की अभी करंट इकोनॉमी इतनी है और इसमें एग्रीकल्चर का इतना पार्ट है, अराउंड 17 टू 18% पार्ट है और सर्विस इकोनॉमी से सर्विस साइड से इतना आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग साइड से इतना आ रहा है। आप ऐसा लिख सकते हो। एट द सेम टाइम अगर उस चीज़ को आप एक ग्राफ में प्रेज़ेंट कर दो कि हाँ, अभी टोटल या फिर पाई चार्ट में प्रेज़ेंट कर दो कि टोटल 100% में इतना पार्ट एग्रीकल्चर का है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका आंसर भी देखने में अच्छा लगेगा और जो आप 3 या 4 लाइन्स लिखने में जो आप टाइम वेस्ट करते हैं, आपने बहुत ईज़िली एक पाई चार्ट से वो आंसर तुरंत बता दिया, जिससे कि एग्ज़ामिनर को भी काफ़ी ईज़ी हो जाएगा वो चीज़ समझना। तो आप डेटा का यूज़ करो और उसको थोड़ा क्रिएटिव बनाओ, लाइक पाई चार्ट्स का यूज़ करके या फिर ग्राफ्स वगैरह का यूज़ करके। थर्ड थिंग होता है मैप्स। मैप्स आपको काफ़ी यूज़ करना चाहिए। मैप्स चाहे वो जियोग्राफी की बात हो गई, आईआर के लिए भी मैप्स काफ़ी मस्ट रहता है। आपको जो भी ब्रिक्स नेशन की बात हो जाए या फिर क्वाड की बात हो जाए, आपको एक छोटा-सा वर्ल्ड मैप बनाकर दिखाना पड़ेगा कि हाँ, क्वाड में कौन-कौन से नेशंस हैं। या फिर कुछ कनेक्टिविटी रिलेटेड भी बात हो जाए कि हाँ, अभी कनेक्टिविटी अगर कोई कनेक्टिविटी प्रोग्राम अभी डेवलप हो रहा है, जैसे G20 में भी जो भी अनाउंस हुआ था, तो आपको एक मैप के थ्रू बताना पड़ेगा कि कौन-कौन से नेशंस इसमें कनेक्टेड हो रहे हैं। तो मैप्स का भी आप काफ़ी एक्सटेंसिव यूज़ कर सकते हो। अलग-अलग सब्जेक्ट में, हिस्ट्री के लिए भी मैंने आपको प्रीलिम्स के टाइम भी बताया था, आप हिस्ट्री के लिए भी मैप्स यूज़ कर सकते हो, ज्योग्राफी के लिए, आईआर के लिए। तो एक ये सब चीज़ें होती हैं जो कि आपको फीडर्स या आपके पास प्रिपेयर पहले से होना चाहिए। आपको जैसे कि अगर मान लो कि आप एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो एक पेज में आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारे डेटा, सारे रिपोर्ट्स, 1-2 कोट्स भी आपको पता होना चाहिए या इवन रिसेंट गवर्नमेंट का क्या-क्या स्टैंड है एजुकेशन को लेकर, चाहे वो पीएम श्री हो गया या फिर समग्र शिक्षा अभियान हो गया, जो कुछ भी है, आपको वो सब एक शीट में प्रिपेयर रहना चाहिए कि आप तुरंत उसको ईज़िली तुरंत रिवाइज़ कर पाओ। एजुकेशन आया, आप एक बार बस लाइक 1 मिनट में आप या फिर 30 सेकंड में आपको पता होना चाहिए मैंने यहाँ-यहाँ ये लिखा है, तो वो आप ईज़िली रिवाइज़ कर पाओगे, बाद में आप आंसर में वहाँ पर ईज़िली पुट कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप अपने आंसर राइटिंग को बेटर बनाने के लिए कर सकते हो। आई डोंट थिंक अब इसके अलावा कुछ, अब अगर आप सिंस ये बात हो रही, कुछ लोगों का ऐसा पर्सनैलिटी टेस्ट को लेकर भी कुछ इश्यूज़ रहते हैं। काफ़ी लोगों का ऐसा भी होगा जो मेंस क्लियर कर पा रहे हैं बट फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ रही है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने लास्ट टाइम मेंस क्लियर किया था बट फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था मेरा, क्योंकि मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट में उस टाइम काफ़ी स्कोर कम रहा था और मैंने सिग्निफिकेंटली अच्छा इम्प्रूव किया। फिर मेरे उस टाइम 125 मार्क्स थे और वो मैंने अभी 190 में कन्वर्ट कर किया पर्सनैलिटी टेस्ट के मार्क्स को, इंटरव्यू के मार्क्स को। तो उस बारे में भी मैं एक बार बात करना चाहूँगा कि मैंने क्या-क्या किया था, क्या अप्रोच फ़ॉलो किया था। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप खुद में आप क्या हो? आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप सामने वाले को जो भी आप दिखा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि वो सामने वाला किस बेसिस कैसे आपको जज कर रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको आंसर देना ज़रूरी ही है या फिर आप आंसर दोगे तभी आप इम्प्रेस कर पाओगे, तो इंटरव्यू में ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। इनफैक्ट आप जितना हम्बल रहोगे, आप एक्सेप्टिंग रहोगे कि हाँ सर, येस सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस पार्ट राइट नाउ और आई विल हैव टू लर्न मोर अबाउट दिस, then that creates a big impact, big positive impact, that yeah, this person is ready to understand or ready to learn. So he can quite easily mix with our work culture, बिकॉज़ यू नो दैट इन एडमिनिस्ट्रेशन आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है, बहुत कुछ आपको हर डे काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत रहती है और आप सीखते रहते हो तभी आप ज़्यादा बेटर फील्ड में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो यू शुड ऑलवेज़ बी रेडी कि हाँ, आप एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ वहाँ बैठे हुए हो। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो मैंने जो भी जवाब दिए काफ़ी ऑनेस्टी से जवाब दिए। मुझे जहाँ नहीं पता था, आई हम्बली एक्सेप्टेड दैट सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। सेकंड थिंग, अगर ये इंटरव्यू ऐसा भी नहीं होता कि बस आप वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आप आंसर दे रहे हो। काफ़ी टाइम वो आपको कुछ बताते भी हैं, कुछ चीज़ों को आपको समझाते भी हैं। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, आपको वहाँ पर ये शो करना पड़ेगा कि हाँ, या आई एम लर्निंग समथिंग फ्रॉम यू। लाइक मुझे सर ने मेरे जो बोर्ड के चेयरपर्सन सर थे, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया कि जैसे बात हो रही थी क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड, ऐसी कुछ
कुछ टॉपिक चल रहा था, तो सर ने मुझे कुछ बताया था उस टाइम, लाइक वानाक्राई के बारे में सर ने मुझे बताया था कि 2017 या 2018 में ऐसा एक ऑलरेडी अटैक हो चुका है, एंड दिस पर्सन्स और दिस टेररिस्ट ग्रुप्स वर इन्वॉल्व विद दैट. So that was one new thing that I learned from him. So I accepted that, okay sir, I was not knowing about this, and I got to learn something from you. So this creates a positive impact. Yeah, you are not an arrogant person, and you are ready to learn whatever they are teaching you, whatever they are conveying to you, you are ready to learn. So मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, आप ऑनेस्ट रहो, आप एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ वहाँ बैठो, और आपको प्रेशर हैंडल करना भी अच्छे से पता होना चाहिए, आप प्रेशर अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो। और उसके अलावा आप मॉक्स दो, मॉक इंटरव्यूज़ आप दो, उनसे सीखो, काफ़ी मॉक्स इंटरव्यू से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते जैसे कि हाँ, यहाँ पर काफ़ी रैंडम क्वेश्चंस थे, या फिर यहाँ पर काफ़ी प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था। यू नेवर नो कि आपका बोर्ड आपको कैसे ट्रीट करेगा। तो जो कुछ भी आप मॉक्स में आप देख रहे हो, जो कुछ भी सीख रहे हो, प्लीज़ वर्क ऑन दैट, क्योंकि उससे आपको पक्का फाइनल आपको इम्प्रूवमेंट तो पक्का मिलेगा वहाँ पर। सो बेसिकली मोर और लेस यही मेरा स्ट्रैटेजी था। अब अगर आपके कुछ और डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं सारे डाउट्स का आंसर कर पाऊँ अभी। सो ओके, जैसे आपने पूछा है कि मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी कैसी रहती थी, तो मैंने बता दिया। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी सारे सोर्सेस है मार्केट में, और हर कोई अलग-अलग सोर्स रेफ़र कर रहा है। और मुझे ये भी पता है कि एक सोर्स फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी एक सोर्स ऐसा नहीं है कि जिसको आप पढ़कर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपको एक प्लान शुरू में ही बना लेना पड़ेगा कि हाँ, मुझे इतने बस पॉलिटी के लिए ये एक सोर्स या ये एक और 2 सोर्स मुझे फॉलो करने हैं, और मुझे रिवाइज़ भी यहीं से करना है। हिस्ट्री के लिए मुझे यही सब फॉलो करने हैं। तो इससे आपका टाइम काफ़ी हद तक बचेगा, और आप सब कुछ कवर भी कर पाओगे और रिवाइज़ भी कर पाओगे। उसके बाद से जैसे अगर मान लो कि रिवीजन की बात आती है, अगर आप रिवीजन के बारे में भी, जैसे कि आप रिवाइज़ कैसे कर रहे हो या फिर सिलेबस कैसे कवर हो रहा है। तो मेरे पास एक माइक्रो प्लान एज़ वेल एज़ मैक्रो प्लान हमेशा प्रिपेयर्ड रहता था। मैक्रो प्लान में तो यही होता था कि हाँ, मुझे ये सब्जेक्ट के ये सोर्स फॉलो करने हैं। उसके अलावा एक छोटा मैक्रो प्लान और होता था, जैसे मंथ स्टार्ट में लाइक अभी आज जून 1 है, तो जून 1 से लेकर जून तक 10 तक का मैंने एक प्लान प्रिपेयर कर लिया। जैसे मैं आपको अभी दिखा भी दूँ, ऐसे छोटे-छोटे चिट्स मेरे पास हमेशा प्रिपेयर रहते थे कि हाँ, 10 जून तक या यहाँ जैसे 20 फ़रवरी तक मेरा क्या-क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि विज़न का अगस्त का मैगज़ीन कंप्लीट हो जाए, या फिर मैं कोई टेस्ट्स वग़ैरह दे लूँ, या मेरे ऑप्शनल का 1 चैप्टर या 2 चैप्टर मैं कंप्लीट कर लूँ। तो इससे एक तो आप पर प्रेशर भी अननेसेसरी बिल्ड नहीं होता है कि हाँ, अगर आप सेम डे का आप टारगेट बनाते हो, तो कभी-कभी वो प्रेशर क्रिएट रहता है, या किसी कारणवश आप नहीं फ़ॉलो कर पाते हो। बट अगर ये मैक्रो प्लान प्रिपेयर्ड रहेगा, तो आप ईज़िली आपको पता रहेगा कि हाँ, मेरे पास 10 दिन है, 10 दिन में मुझे ये चीज़ें कवर करनी है। किसी दिन आप ज़्यादा पढ़ लोगे, किसी दिन आप कम पढ़ लोगे, बट आपका जो भी टारगेट रहा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे पास ये मैक्रो प्लान हमेशा प्रिपेयर रहता था, और हर दिन के शुरू में या सुबह-सुबह मैं ये भी लिख लेता था कि हाँ, आज ये चीज़ें मुझे कर लेनी है। जैसे अगर मुझे विज़न का मैगज़ीन 10 दिन में कवर करना है, तो 10 दिन अगर 140 पेज का है, तो आज मुझे 14 पेजेज़ कवर कर लेने हैं, कैसे भी कवर करने हैं। हो सकता है कभी कम ज़्यादा हो जाए, तो वो अगले 10 दिनों के अंदर मैं वापस उसको कवर कर लेता था। तो एक तो ये आपको हो सकता है, रिवीजन के लिए आप मैक्रो और माइक्रो प्लान आप ऐसा बना सकते हो। मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी, और आपको सोर्सेज़ आपके कंसाइज़ पता होने चाहिए कि हाँ, मेरे ये सोर्सेज़ ही रहेंगे। अब दूसरा, जैसे कि आंसर राइटिंग की बात, आंसर राइटिंग का मैंने बता दिया कि शुरू में आपको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो शुरू में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट से आप जाओ, आप ब्रेनस्टॉर्म करो, कोई भी एक टॉपिक उठाओ। अगर आप एक क्वेश्चन उठा लो, अगर आप या फिर आप एक पीवाईक्यू उठा लो, कोई भी आप एक पीवाईक्यू उठा लो, एक ब्लैंक पेज ले लो, और उसमें बस पॉइंटर्स लिखो कि हाँ, आप क्या-क्या पॉइंट लिखोगे। मैं जैसे कि मैं इसका प्रोज़ लिखूँगा, प्रोज़ में मैं ये पॉइंट लिखूँगा, फिर कॉन्स लिखूँगा तो कॉन्स में मैं ये पॉइंट लिखूँगा। तो आप बस ऐसा एक शीट में पहले आप ब्रेनस्टॉर्म करो, फिर उस चीज़ को रिफ़ाइन करके आप थोड़ा आंसर राइटिंग शुरू करो। जब आपको लगे कि हाँ, थोड़ी प्रिपरेशन हो गई है, मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ, तो वहाँ से आप आंसर राइटिंग थोड़ा शुरू करो, और फिर धीरे-धीरे उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स लाइक रिपोर्ट्स, कमिटीज़, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, डाटा, चार्ट्स, मैप्स, ये सब आप उसमें फिर धीरे-धीरे इंक्लूड करो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आप एक बार में
काफ़ी अच्छा आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हो। और इवन ये भी होता है कि आपका आंसर वहाँ टेस्ट में भी परफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपका आंसर सिंस टाइम काफ़ी कम रहता है, ये क्वेश्चन आपको 7 मिनट के अंदर 2 पेजेज़ फिल करने होते हैं, तो इट्स नॉट ज़रूर नेसेसरी कि आप पूरा काफ़ी परफेक्ट आंसर हो। बस आपका आंसर बाकी आंसर से कम खराब होना चाहिए। हो सकता है आपका आंसर थोड़ा खराब हो, बट बाकी जो भी लोग लिख रहे हैं उनसे कम खराब आपका आंसर होना चाहिए। तो उसमें बस यही है, उसमें स्ट्रक्चरिंग, उसमें एक्स्ट्रा फीडर पॉइंट्स लाइक डेटा वगैरह, मैप्स, ये सब चीज़ काफ़ी आपको हेल्प करेंगी। और आपका राइटिंग प्रैक्टिस, आप इतने टाइम के अंदर पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं, तो ये सब आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने कोचिंग और टेस्ट सीरीज़ कहाँ से ली थी? मैंने टेस्ट सीरीज़ फोरम की टेस्ट एमजीपी मैंने फॉलो किया था, और मैंने मेनली वही किया था। उसके अलावा मैंने विज़न के अभ्यास, मेंस के अभ्यास टेस्ट दिए थे, और वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। क्योंकि एमजीपी मैंने घर से ही बैठकर दिया था, तो मुझे एक क्लासरूम एक्सपीरियंस भी चाहिए था, तो उसके लिए मैंने विज़न का अभ्यास दिया था। और मेरे अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट भी होता है कि आप एक बार क्लासरूम एक्सपीरियंस भी करो, आप जाकर वहाँ पर उस एनवायरनमेंट में जाकर टेस्ट करो। तो बस मैंने यही अपने टेस्ट में, तो बस यही, ज़्यादा मैंने टेस्ट नहीं दिए थे। मेंस के टॉपिक वाइज नोट्स किस कोचिंग के सही हैं? देखो, मैंने जैसा बताया, मेरे लिए तो फोरम के विपिन सर के क्लासेस के नोट्स काफ़ी हेल्पफुल थे। वन पेजर नोट्स रहते थे, और सारा पार्ट उसमें कवर रहता था। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ आप खुद से भी कर सकते हो। आप अपने हिसाब से भी थोड़ा इंटरनेट या बेसिक सोर्सेस उठाकर भी आप इजीली एक अपना वन पेजर नोट्स बना सकते हो। मैंने भी ऐसा किया था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे स्कल्पचर्स का बात आया, तो मैंने स्कल्पचर्स का बस एक छोटा-सा, क्या-क्या स्कल्पचर्स में क्या-क्या पूछ सकते हैं, किस-किस टाइप के स्कल्पचर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं या फिर किसी आर्किटेक्चर के पार्ट होते हैं, तो ऐसा आप छोटा-छोटा नोट्स खुद से भी बना सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आपको कोचिंग फॉलो करना ज़रूरी ही होता है उस केस में, आप खुद से कर सकते हो ऐसा। ऐसे ही जैसे कि अगर हेल्थ केयर की बात आती है, तो ये हेल्थ केयर इन इंडिया, मैंने ये एक फॉलो किया, ऐसा एक नोट्स बनाया था। इसमें मेरे, आप देख सकते हो कि मैंने ग्राफ्स वगैरह भी बनाए हुए हैं। उसके अलावा डेटा भी मैंने लिखा हुआ है, जो कि ऐसा मैं एक टेबल तुरंत वहाँ बना सकता हूँ। अगर हेल्थ केयर की बात आती है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में क्या-क्या पॉइंटर्स थे, उसके अकॉर्डिंग क्या-क्या डेटा आए थे। तो ऐसा आप बना सकते हो, और ये मेरा हेल्थ केयर का पार्ट बस 2 पेजेज़ का है। 2 पेजेज़ में हेल्थ केयर पूरा कवर हो जाता है। तो आप ऐसा छोटा नोट्स बना सकते हो, माइक्रो नोट्स। और अगर आपको किसी कोचिंग का रेफ़र करना हो, तो जैसा मैंने बताया, दीपिन सर का कोर्स मैंने फ़ॉलो किया था। और उसके अलावा एक IASEC, ये एक टेलीग्राम चैनल है जिनका क्रक्स क्रक्स के वो मॉड्यूल्स निकालते हैं, उसमें भी ऐसे ही छोटे-छोटे टॉपिक वाइज़ नोट्स रहते हैं, आप वो फ़ॉलो कर सकते हो। और इवन वो इकोनॉमिकल भी पड़ता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, तो आप वो भी फ़ॉलो कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। उससे भी, क्योंकि लास्ट टाइम में उनके प्रेडिक्शंस काफ़ी सही हुए थे, तो आप क्रक्स भी फ़ॉलो कर सकते हो। IASEC टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा रिवीजन कितने टाइम्स करना चाहिए? देखो, आप, अगर आपके सोर्स कंसाइज़ रहें कि हाँ, मुझे ये सोर्स ही करने हैं, तो आप जितनी बार रिवीजन करोगे आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। 2 बार तो करना ही चाहिए, और अगर आपके सोर्स कम रहेंगे तो आप ईज़िली 2 बार रिवाइज़ आराम से कर सकते हो। और मेंस के लिए अगर आपका सारा पॉइंट्स एक ही जगह पर रहे, छोटे-छोटे नोट्स रहे, तो आप 3-4 बार आप उस चीज़ को रिवाइज़ कर लो, तो वो बेटर रहेगा। हाउ टू रिकॉल डेटा एंड फैक्ट्स, हाउ टू सेलेक्ट सच डेटा व्हिच इज़ वर्थ मेंशनिंग। अगेन, अब कोई भी डेटा हो, आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ, वो कितना इम्पोर्टेंट है, या वो वेदर इट इज़ वर्थ मेंशनिंग और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि वो कितना रिसेंट है। इफ दैट डेटा इज क्वाइट रिसेंट, then obviously you can use that data. Second thing, whether that data is backed by government sources. Like if it is published by government sources, then definitely you should use those data. Like there are some reports which government of India clearly declines that such data is not not correct as per Indian society. सो आपको वैसे डेटा सेट उठाने पड़ेंगे जो कि एक तो गवर्नमेंट बैक्ड हो, और सेकंड थिंग वो रिसेंट होना चाहिए, और थर्ड थिंग कि आप उस चीज़ को अगर आप इजीली ग्राफ्स या चार्ट में प्रिपेयर कर पाओ, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आप वो ज़्यादा जल्दी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हाउ टू रिकॉल डेटा एंड फैक्ट्स, उसका तो रिवीजन ही एक ऑप्शन होता है, और सेकंड थिंग आप कुछ निमोनिक्स वगैरह बना सकते हो किसी किसी चीज़ों के लिए,
तो उससे भी आप कर सकते हो। उसका और कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता मेरे अकॉर्डिंग। आप आंसर राइटिंग करोगे तो उससे भी काफ़ी प्रिपेयर हो जाएगा। How to manage preparation simultaneously with job? Actually, I was already working, and I worked as assistant manager at Central Bank of India. So yeah, actually my work schedule was quite hectic. I used to work from 10 a.m. to around 6 to 7 p.m. But yeah, if you have decided that yeah, this is something that you really want, that you want to clear this exam, then you will have to find some time. Like I used to find around 5 to 6 hours daily, even with 8 to 9 hours of my job. During prelims, I used to easily find around 5 to 6 hours for my preparation. सॉरी मैम, मुझे बीपीएससी या सीयूईटी का ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट या अगर आप एनसीईआरटीज फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन एज वेल। मेंस आंसर राइटिंग की शुरुआत मैंने कैसे की थी? मैंने मेंस आंसर राइटिंग की शुरुआत जैसे मैंने बताया, सिंस मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैं ब्रेनस्टॉर्म उतना नहीं कर पाया था। बट अगर मुझे वापस चांस मिलता तो ऑब्वियसली मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर कर और फिर अपने आंसर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइन कर पाऊँगा। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले आप थोड़ा टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग को दे सकते हो और फिर विथ टाइम आपको आंसर राइटिंग भी जल्दी शुरू कर देना चाहिए। मैंने सिंस अलग-अलग टीचर्स से पढ़ा था, तो हाउ यू विल मैनेज दिस विथ टाइमलाइन? आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक डेली टाइम्स। तो मुझे ऐसा लगता है सिंस वही बात है कि मुझे पता था कि मुझे हिस्ट्री में यही 2 सोर्स फ़ॉलो करने हैं, तो वो टाइमलाइन से ऐसा कुछ क्लैश नहीं होता था। मुझे पता रहता था कि मुझे ये चीज़ें फ़ॉलो करनी है, तो मैं ईज़िली अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो कर पाता था। आप 2026 का भी अटेम्प्ट दो, उसमें कोई इश्यू की बात नहीं है। काफ़ी बेटर है कि अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपको सारे सोर्सेज़ पता है कि क्या-क्या सोर्सेज़ फ़ॉलो करने हैं। आप बस एक अपना प्लान अपने अकॉर्डिंग बना लो जो कि आपको सूट कर रहा हो, और उसमें वही हेल्पफुल है कि आपका एक टाइमलाइन पता होना चाहिए, कितने टाइमलाइन में क्या कंप्लीट हो जाए। एक माइक्रो और एक मैक्रो प्लान जैसा मैंने पहले बताया हुआ है, आप वो सब चीज़ें फ़ॉलो करो तो मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। Uh, what makes GS papers difficult, and why some most candidates score less marks with whereas selected ones get 400 plus easily? Again, इसमें क्या होता है, जीएस पेपर्स डिफिकल्ट क्यों होता है? आई थिंक दैट the persons who are is easily scoring 400 plus, I think that they are refining their answers which are different from others. Like most of the people are following same sources, but some people they try to find out some data or some important anecdotes or examples from real life world, like from any civil servants or from newspaper as well. So, and proper utilization of such important data, I think that that helps in scoring more than other people, because that makes your answers different. And obviously if 10 people are writing the same answers like from same source, whether that be any magazine, then whether that be means 365 or anything, if you add 2 to 3 extra points, I think that definitely you will get an advantage over those persons. So I think that way you can maximize your scores. हैंड राइटिंग मैटर करती है सर, ऑब्वियसली हैंड राइटिंग थोड़ी तो मैटर करती ही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट लेजिबल होना चाहिए कि आप जो भी सामने बैठा है वो पढ़ पाए उस हैंड राइटिंग को। तो आपकी सुंदर हैंड राइटिंग नहीं होनी चाहिए, बट लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए कि सामने वाला आपको उस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहा हो। नोट्स कैसे बनाने चाहिए? मैंने आपको बता दिया कि नोट्स आप टॉपिक वाइज़ नोट्स बनाओ। हर कुछ का नोट्स, एक तो मैंने हर कुछ के नोट्स भी नहीं बनाए थे, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। कुछ चीज़ें जैसे कि लक्ष्मीकांत जी की बुक थी, उससे मैंने नोट्स बनाए थे, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, या फिर कुछ-कुछ चीज़ें हैं जिनके नोट्स बनाना पॉसिबल है, बाकी आप हर कुछ के नोट्स नहीं बना सकते हो। और इवन आपको फर्स्ट रीडिंग में तो नोट्स नहीं बनाने चाहिए। ट्राई कि आप फर्स्ट रीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज़ कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाओ, और उसके बाद फिर आप एक बार जब आप चीज़ों को समझ जाओ तब आप उससे जो चीज़ें आपको लगता है आपको याद नहीं है, बस उन चीज़ों के नोट्स बनाओ। जैसे कि आप अगर मान लो कि मेंस में आपको इंडिया श्रीलंका रिलेशन के बारे में पढ़ना है, तो आपको हर कुछ की नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यूज़ में देखो कि क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। आप बस वो चीज़ एक छोटे से पेपर पे आप लिख लोगे, तो वो फ्लैश कार्ड्स जैसे, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
is monthly magazine. I think that monthly magazines are enough because जो it is not इट्स नॉट नेसेसरी दैट आप हर दिन न्यूज़पेपर फॉलो कर ही रहे हो या न्यूज़पेपर कवर कर पाओगे। इनफैक्ट काफ़ी लोगों को न्यूज़पेपर कवर करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, 2 टू 2.5 आवर्स। और मैंने भी कभी न्यूज़पेपर कंप्लीटली कभी फॉलो नहीं किया। मैं भी स्टार्ट करता था, 5 डेज़ 10 डेज़ कर पाता था, बट फिर मैं भी छोड़ देता था। सो आई थिंक दैट आप मंथली मैगज़ीन कोई भी एक सोर्स से मंथली मैगज़ीन पढ़ो। मैंने विज़न की मंथली मैगज़ीन्स की हुई हैं, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। आई डोंट थिंक ये न्यूज़पेपर हमेशा करना ज़रूरी है। हाँ, मेंस के टाइम पे आप न्यूज़पेपर अगर कर रहे हो, तो आपको काफ़ी वैल्यू एडिशन वहाँ से हो जाएगा। नोट्स मैंने बताया कि नोट्स आपको तुरंत बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले सब्जेक्ट पढ़ लो, एक अंडरस्टैंडिंग ले लो और उसके बाद जितने छोटे से छोटे, क्योंकि आप पहली रीडिंग में नोट्स बनाओगे तो आपका नोट्स काफ़ी बल्कि हो जाएगा। मुझे याद है मैंने जब एंशिएंट हिस्ट्री मैं पढ़ रहा था तो मेरे केवल एंशिएंट हिस्ट्री के अराउंड 1.5 नोटबुक्स हैं अभी भी, और उससे मैंने फिर कभी रेफ़र भी नहीं किया। तो मैं वही बोलूँगा कि आप पहले चीज़ों को एक बार पढ़ लो, समझ लो और उसके बाद उसके छोटे नोट्स बनाओ जो कि आप तुरंत-तुरंत बार-बार रिवाइज़ कर पाओ। इंट्रो और कंक्लूजन कैसे प्रिपेयर करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप टॉपर्स की आंसर्स कॉपी देख सकते हो कि हाँ, टॉपर्स कैसे-कैसे आंसर्स लिखते थे। जैसे आप आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी देख लो या श्रुति शर्मा मैम की एथिक्स की कॉपी देख लो, काफ़ी अच्छे पेपर्स हैं उनके। उनके टॉपर्स के आप जब कॉपीज़ देखोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, आंसर इंट्रोडक्शन के क्या डिफरेंट-डिफरेंट वेज़ हो सकते हैं। लाइक डेफिनेशनल अप्रोच हो सकता है या फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हो सकता है या फिर रिसेंट से आप रिसेंटली जो भी उसमें डेवलपमेंट है, आप वैसे जा सकते हो या फिर अपना प्लेन एंड सिंपल वही उस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर दो तो ऐसे कर सकते हो। तो ये आपको एक बार आप टॉपर्स के आंसर कॉपीज़ देखो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आंसर राइटिंग आई थिंक आप डेली करो। कुछ-कुछ आंसर लाइक एक अगर आप अभी अर्ली प्रिपरेशन फेज़ में हो तो 1 से 2 आंसर राइटिंग आप करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, आंसर राइटिंग करो और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज़ आपको लगा लेना चाहिए, क्योंकि एक जब तक आपको एक एक्सटर्नल फीडबैक नहीं मिलेगा तो शायद आप उतना आइडिया नहीं लगा पाओगे कि आप कहाँ पर हो। एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी भी नहीं है, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़रूरी नहीं है। आप टॉपर्स के कॉपीज़ से भी इवैल्यूएट कर सकते हो अगर आप सेम आंसर लिख रहे हो तो। बट आई विल से दैट आपको एक टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक सेकंड पर्सन का भी जब इवैल्यूएशन होता है तो काफ़ी कुछ नया हमें पता चलता है। आंसर्स को खुद से इवैल्यूएट करने के लिए आप टॉपर्स या फिर कुछ किसी कोचिंग में मॉडल आंसर्स उठा लो, आप खुद से आंसर्स लिखो और फिर वो मॉडल आंसर आप पढ़ो। फिर आप देखो कि एक तो सबसे पहले आप देखो कि आपका फ्लो कैसा गया। क्या आप उसी फ्लो में जा रहे थे कि एक इंट्रोडक्शन हो गया और क्या-क्या अप्रोच वहाँ पर हुआ, फिर रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए और कंक्लूजन क्या हुआ, आप उस अप्रोच से जा रहे हो या आपका अप्रोच क्या है। तो पहले आप उससे आप अपने अप्रोच को बेटर कर सकते हो, मॉडल आंसर्स या टॉपर्स आंसर्स देखकर। सेकंड थिंग, आप डेटा वगैरह वहाँ से ला सकते हो, कोट्स वहाँ से ला सकते हो, अच्छे एग्जांपल्स आप वहाँ से ला सकते हो। तो ऐसे आप अपने पेपर्स को खुद से भी एनालाइज़ कर सकते हो। माई ऑप्शनल वाज़ सोशियोलॉजी। हाँ, मैंने विपिन शिवन सर का कोर्स लिया था। इवन मैंने एमएमपी प्लस जॉइन किया था उस टाइम एंड बट उसमें मैं बस जीएस 3 की ही प्रिपरेशन कर पाया था। और जीएस 1 में भी मैंने सोसाइटी और जियोग्राफी मैंने रेफ़र किया था वहाँ से, और जीएस 2 के लिए मैंने आतिश माथुर सर का भी रेफ़र किया था। मेनली बस पॉलिटी और गवर्नेंस वाला पार्ट, क्योंकि सोशल इश्यूज़ और आईआर मैंने दिपिन सर से दिपिन सर के कोर्स से रेफ़र किया था। तो रिव्यूज़ अच्छे हैं, आपका जैसा टाइम आपके पास है, आप फ़ॉलो कर सकते हो। कोर्स भी आई थिंक इकोनॉमिकल है। बट एट द सेम टाइम थोड़े आप कुछ और भी आप देखो, क्योंकि कभी किसी काफ़ी लोगों का ऐसा रिव्यूज़ भी है कि मटेरियल्स काफ़ी बल्की भी थे। तो आपको अपने हिसाब से आप जो भी कोर्स फ़ॉलो करेंगे, देखो आप जो भी कोर्स फ़ॉलो करेंगे वो सफिशिएंट है, काफ़ी बेटर कोर्स है। बट आपको थोड़ा-सा वैल्यू एडिशन खुद के साइड से करना होगा, क्योंकि सेम कोर्स काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो चाहे आप न्यूज़पेपर से करो या कहीं से भी वैल्यू एडिशन करो, कुछ चीज़ें आपको डिफरेंट करनी होंगी और कोई भी एक सोर्स वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको थोड़ा पर्सनलाइज़ अब करना पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग।
मैंने फाउंडेशन कहीं से नहीं किया था, मैं अनअकैडमी में इनिशियली अनअकैडमी का कोर्स मैंने लिया था अपने कॉलेज टाइम पे, तो वहाँ से मैंने कोई सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए थे, बट फाउंडेशनल ऐसे मैंने कहीं से नहीं किया था। कोचिंग वाले कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनवाते हैं, तो ठीक है, अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना रहे हो तो कोई, अगर आप क्लासेस फॉलो करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना रहे हो, तो अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन नहीं है, लाइक स्लाइड्स नहीं मिल रहे हैं या कुछ भी, तो आप बना सकते हो, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपके पास जो भी नोट्स हो वो थोड़ा शॉर्ट में होना चाहिए। आपका नोट्स जितना शॉर्ट रहेगा आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प रहेगी। तो आई थिंक शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। प्रीलिम्स एंड मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी कैसे करें? अगर आप अभी से 2026 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपका फोकस मेनली तो मेंस के हिसाब से होना चाहिए। मेंस में आप पहले पॉलिटी और इकोनॉमी को कवर करो, क्योंकि वो ज़्यादा पार्ट दोनों, आप मेंस देख लो या इकोनॉमी या प्रीलिम्स देख लो, दोनों में इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर आप जियोग्राफी और हिस्ट्री के साइड में जाओ, और उसके बाद आप वो सारे पार्ट्स उठाओ जो कि प्रीलिम्स में उसका पार्ट सिलेबस नहीं है, लाइक इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस का पार्ट या वर्ल्ड हिस्ट्री। तो पहले आपका फोकस होना चाहिए कि आप जो जो दोनों में कॉमन हो और मेंस का पार्ट हो, पहले आप मेंस वाला पार्ट कवर करो, लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक। फिर आप मेंस का वो पार्ट उठाओ अगर आपका टाइम परमिट कर रहा है तो, जो कि केवल मेंस स्पेसिफिक हो, और फिर लास्ट में आप प्रीलिम्स के हिसाब से जा सकते हो। इसके अलावा एक अप्रोच ये भी हो सकता है कि पहले आप एथिक्स और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को क्लियर करो, क्योंकि ये 3 पेपर मिलाकर ही आपके 750 मार्क्स का पेपर तो यही से आता है। तो एक अच्छा अप्रोच ये भी रहेगा कि एथिक्स और ऑप्शनल पहले करो, फिर आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से करें? आप आंसर राइटिंग के लिए या तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, या फिर कहीं से भी आप प्रॉपर के आंसर कॉपीज आप निकाल कर वहाँ से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर मॉडल आंसर्स अगर आपको कहीं से मिल जा रहे हो, या फिर उससे अगर आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में हो कि आपने थोड़ी तैयारी कर ली है, तो सबसे बेटर तो रहेगा कि आप पीवाईक्यूज उठाकर वहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और मार्केट में आपको कहीं भी पीवाईक्यू के कंपाइलेशंस मिल जाएंगे, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। पीवाईक्यूज या डेली आंसर राइटिंग, आप पीवाईक्यूज करो, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और फिर अगर टाइम परमिट करता है तो डेली 1-2 आंसर राइटिंग करने में भी कोई हार्म नहीं है। प्रीलिम्स के बाद मेंस की प्रिपरेशन कैसे कवर करें? देखिए, अगर आप इस बार का मेंस आप लिख रहे हो, आप श्योर हो कि आप इस बार का मेंस लिख रहे हो, तो सबसे पहले तो अभी के टाइम में आपको एथिक्स और ऑप्शनल आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ज़्यादा, एथिक्स तो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, आप इजीली कवर कर लोगे। और बाद में आपको एथिक्स में बस वैल्यू एडिशन करने रहेंगे, बट एटलीस्ट बेसिक पार्ट, एक स्टैटिक पार्ट जो है सिलेबस वाला पार्ट, वो आपका जल्दी कवर हो जाना चाहिए। और ऑप्शनल भी साथ ही साथ आपको ऑप्शनल भी जल्दी आपको कवर करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल आपका 500 मार्क्स का पेपर है, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। और उसके बाद फिर आप जीएस 1 2 और 3, और फिर ऐसे जैसे आपको करना हो आप कर सकते हो। वैल्यू एडिशन वगैरह के लिए मैंने जैसा बताया कि कुछ आप, जैसे कि एक आईएएसईसी का क्रक्स का कोर्स है, वो मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराते हैं, आप वो देख सकते हो, या फिर आप खुद के शॉर्ट नोट्स वगैरह बना सकते हो, तो जो भी आपको फिजिबल लगे। पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करें? आप एक छोटा सा, आप खुद से एक बार ब्रेनस्टॉर्म कर लो, या फिर आप आंसर क्रिएट कर लो, और फिर मार्केट में जो भी आपको एक सोर्स मिल रहा हो जहाँ पे सॉल्व पीवाईक्यूज आपको मिल जाए, आप एक बार वो गो थ्रू कर लो कि हाँ, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इससे भी आप ऐसे आप एनालाइज कर सकते हो पीवाईक्यूज को। सो आई थिंक दिस इज इट। आई होप कि मैंने आपके आंसर्स कवर किए होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, मैंने जो जितनी भी कोशिश की, कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बट इसके अलावा भी अगर मुझे चांस मिला तो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं फिर से कहीं और सेशन ले पाऊँ इंस्टाग्राम पर, या फिर वापस से मैं यहीं पर वापस से एक सेशन ले पाऊँ यूपीएससी टाइम पे ही। थैंक यू सो मच यूपीएससी टाइम, आपके थ्रू भी मैं इतने एक्सपीरियंस के से कनेक्ट कर पाया। एंड सबसे पहले आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी देर मुझे सुना। और अगर आई होप कि मैं किसी भी काम आ पाऊँ आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। सो ऑल द बेस्ट। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़, ये जस्ट एक एग्ज़ाम है, इसको आप ऐसा प्रेशर जैसा ना लें। आप अपने हिसाब से प्रिपेयर करते रहो, जितना आप कर पाओ दैट इज़ गुड, बट एट द सेम टाइम आप इस एग्ज़ाम को ही सब कुछ मान कर ना चलें, हर कुछ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं, इस एग्ज़ाम के भी हैं।
सो आई थिंक आपको उस हिसाब से अपना एनालाइज कर लेना चाहिए और एक अच्छे पॉजिटिव मूड के साथ आप इस एग्ज़ाम को टैकल करें, तो सब सही हो जाएगा फिर। आई होप कि आप लोगों का भी, आई विश आप सब अपने-अपने मुकाम तक पहुँच पाएँ एंड या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।